नमस्कार दोस्तों, कई तैयारी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डी.टेट+बी टीजीटी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए डी.टेट+बी के अंतर्गत जितने भी हमारे टीजीटी परीक्षा में प्रश्न पत्र पूछे गए हैं, पीवाईक्यू है, उनको विद सॉल्यूशन के साथ आज के क्लास में हम करने की कोशिश करेंगे और हमारी ये सीरीज परीक्षा तक जो है ऐसे ही चलती रहेगी। जितने भी पीवाईक्यू है उनको हम जो है विद सॉल्यूशन के साथ करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा संभावना होती है पीवाईक्यू से ही संबंधित प्रश्नों को पूछने की और उन्हीं पर तथ्यों में से, उन्हीं प्रश्नों में से घुमा फिरा कर प्रश्न पूछा जाता है। 17 और 23 अगस्त को आपका एग्जाम है, ये आपको पता ही है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की, क्योंकि निरंतर अभ्यास ही है सफलता का राज। गुलरा के बाबा नामक कहानी के लेखक कौन है? गुलरा के बाबा नामक कहानी आप सभी को पता है, अक्सर आप लोगों के सामने है। मार्कंडे जी की कहानी है, काफी प्रसिद्ध कहानीकार हुए हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत मार्कंडे जी। तो देख लेते हैं इनसे जुड़ी हुई और अन्य कहानियां। और गुलरा के बाबा नामक कहानी 1951 में प्रकाशित हुई, ये भी ध्यान रखना है। और हैदराबाद से निकलने वाले पत्र इसमें कल्पना में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कल्पना नामक पत्र में इसे प्रकाशित कराया गया, कब? 1951 में। उसके साथ ही मार्कंडे जी की और अन्य कहानियां भी आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि काफी प्रसिद्ध कहानी रही है इनकी महुए का पेड़। उसके बाद जो है और अन्य कहानी है इसकी हंसा जाई अकेला। मार्कंडे जी की ही कहानी है हंसा जाई अकेला, महुए का पेड़। इसके अलावा भूदान भी इन्हीं की कहानी है। और साथ ही जो है माही नामक कहानी भी इन्हीं की है। पानफूट नामक कहानी है इनके द्वारा लिखी गई। तो ये इनकी अन्य कहानियां हैं। गुलरा के बाबा के अलावा इन कहानियों को भी आपको ध्यान रखना है, जो कि परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं। तो बात करें नागार्जुन जी की, दो बार प्रश्न है भाई, हम थोड़ा सा डिटेल यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे इसकी दूसरे प्रश्न के अंतर्गत भी। तो गुलरा के बाबा कहानी आप लोगों ने देखी ली, मार्कंडे जी की है। नागार्जुन जी की कहानियां आप देखोगे तो आपको ध्यान रखनी है एक काया पलट। काया पलट नामक कहानी जो है नागार्जुन जी द्वारा लिखी गई, आपको याद रखनी है। इसके अलावा एक सेकंड भाई, काया पलट, काया पलट नामक कहानी। और इसके अलावा जो है आपको नागार्जुन जी की याद रखनी है एक हीरक जयंती, जो कि काफी बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। और उपेंद्र नाथ अस्त जी की कहानी की बात करें तो काफी प्रसिद्ध कहानी है, काफी बार परीक्षा में पूछी जाती है। पिंजड़ा नामक कहानी किसकी है? उपेंद्र नाथ अस्त की। और अंकुर भी इन्हीं की कहानी है, अंकुर। उसके अलावा जो है आप याद रख सकते हो निशानियां, निशानियां नामक कहानी भी जो है उपेंद्र नाथ जी की है। उसके अलावा एक अन्य आप लोगों को यहाँ पर नई लेखिका दिखाई दे, मतलब नई लेखिका का नाम आप लोगों के सामने होगा। तो इनसे जुड़ी हुई कहानियां भी हम देख लेते हैं, क्योंकि नई नई रचनाएं आजकल परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो ध्यान रखना है। वे कौन थे नामक कहानी उर्मिला शिरीष जी की है, वे कौन थे। उसके अलावा एक है मुआवजा, काफी बार पूछी जाती है ये कहानी, इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। और एक है केचुली, केचुली नामक कहानी भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई। एक है शहर में अकेली लड़की, अकेली लड़की, ये कहानी भी उर्मिला, सॉरी, शहर में अकेली लड़की। तो ये कहानी भी जो है उर्मिला शिरीष जी द्वारा ही लिखी गई है। एक दीवार के पीछे नामक कहानी भी ध्यान रखनी है आपको, दीवार के पीछे। इनके अलावा जो है और नई इनकी रचनाओं को भी पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है आदिकालीन कविता का प्रधान रस कौन सा है? आदिकालीन कविता का आप सभी को पता है, रासो साहित्य को ध्यान में रखते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो है वीर रस को प्रधान माना है आदिकाल की कविता का। आदिकाल की जो कविताएं है उसमें प्रधान रस वीर रस रहा है। और किसको ध्यान में रखते हुए? रासो साहित्य को, क्योंकि इसी के अंतर्गत जो है अधिकतर वीरता संबंधी रचनाएं लिखी गई है आदिकाल में।
आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं आदिकाल का प्रधान रस आप लोगों ने देख ही लिया। आदिकाल का जो प्रधान रस है वो क्या है? आदिकाल का प्रधान रस वीर रस है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार आदिकाल की समय सीमा भी काफी बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, तो ध्यान रखना है 1050 विक्रमी संवत से जो है 1375 तक जो है विक्रमी संवत तक आदिकाल की समय सीमा मानी जाती है। अगर आप ईस्वी में पूछा जाए तो इसमें से आप जो है 70 माइनस कर सकते हो, आ जाएगा हमारा 993 से लेकर के 1318 ईस्वी तक आदिकाल की समय सीमा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार है। भैया रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार पूछा जाता है परीक्षा में ये पॉइंट। उसके अलावा अगर किसी राजा महाराजा के समय की बात करें तो शुक्ल जी ने माना है महाराजा भोज के समय से लेकर के महाराजा भोज के समय से लेकर के कब तक माना है? हमीर देव के कुछ समय बाद के कुछ बाद तक के समय के जो है जिन्होंने समय सीमा मानी है आदिकाल की। वीर रस का जो स्थायी भाव की बात करें तो आपको ध्यान रखना है वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह, क्योंकि सभी रसों के स्थायी भाव आपको नाम याद रख लेने हैं। सिंगार रस का स्थायी भाव रति जो है, इस प्रकार आपको वीर रस का स्थायी भाव उत्साह याद रखने हैं। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मनोविश्लेषणवादी कवि किसे माना जाता है? इनमें से मनोविश्लेषणवादी कवि जो है अज्ञे जी है। इसके अलावा अज्ञे जी के अलावा जैनेन्द्र भी जो है मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार माने जाते हैं। और साथ ही जो है इलाचंद्र जोशी भी मनोविश्लेषणवादी के अंतर्गत आते हैं। तो ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। अज्ञे जी की बात करें तो अज्ञे जी का जन्म कब हुआ? 1911 ईस्वी में, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है और अन्य जो यहाँ पर साहित्यकार को देखे तो विष्णुदास का तो पता ही है आपको, भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं। और साथ ही जो है सुमित्रानंदन पंत का भी जन्म पूछ लिया जाता है कई बार, 1900 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। रामचंद्र शुक्ल जी का भी जन्म ध्यान रखना है आपको, 1884 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा धातुसेन प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? धातुसेन प्रसाद जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित किस नाटक का पात्र है? तो ये आपको बताना है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद के जितने भी रचनाएं हैं, जितने भी नाटक हैं, उनके जो है पात्रों को भी ध्यान रखना है, क्योंकि वहां से जयशंकर प्रसाद के पात्र और जो है मुंशी जो है प्रेमचंद जी के पात्र परीक्षाओं में अवश्य पूछे जाते हैं। तो जितने भी मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं, उपन्यास और कहानियां, उनमें मुख्य मुख्य रचनाओं के पात्र आपको रिवाइज करके जाना है। और साथ ही जयशंकर प्रसाद की रचनाओं के भी पात्रों को परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखना है धातु सेन नामक जो पात्र है वो किस नाटक का पात्र है? जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित। तो आंसर आप लोगों के सामने ही है, स्कंदगुप्त इसका आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा धातु सेन जो के अलावा स्कंदगुप्त में और अन्य पात्र कौन है? तो ये आपको बताना है। एक है भट्टार्क और पृथ्वी सेन भी इसी के अंतर्गत है। साथ ही जो है देवसेना का नाम भी आता है, ये आप लोगों को बताइए। और एक ध्यान और रखना भाई, धातु सेन के का और अन्य नाम जो है क्या है? तो ये आपको कुमार गुप्त। तो धातु सेन न दे करके कुमार गुप्त भी दे दिया जाए तो स्कंद गुप्त का ही पात्र है, तो धातु सेन के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो स्कंद गुप्त जो नाटक है उसमें कुल कितने अंक है? कुल जो है इस नाटक के अंतर्गत 5 अंक है। और जो है 33 दृश्य है।
साथ ही जो है गीतों की संख्या भी पूछ ली जाए तो 17 गीत है इसमें। और प्रकाशन वर्ष भी आपको ध्यान रखना है जयशंकर प्रसाद के नाटकों का। तो स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन जो है 1928 ईस्वी में हुआ। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है पद्मावत किसकी रचना है। पद्मावत आपको सभी को पता है मलिक मोहम्मद जैसी जी की द्वारा रचित अवधी भाषा का महाकाव्य है। तो पद्मावत किसकी रचना है, मलिक मोहम्मद जैसी जी की ये रचना है। काफी प्रसिद्ध रचना हुई है पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी की। सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं मलिक मोहम्मद जैसी। और जो है पद्मावत का प्रकाशन वर्ष पूछ लिया जाए तो 1540 ईस्वी। और जो है अगर हिजरी में पूछा जाए तो कई बार पूछ लेते हैं जिस प्रकार हम संवत में और ईस्वी में देखते हैं। तो हिजरी में पूछा जाए तो इसका समय होगा भाई 947 हिजरी। आजकल पता नहीं किस प्रकार से प्रश्नों को पूछा जाता है, तो सभी तथ्यों को आपको ध्यान से समझते हुए करके जाना है। और जो ये पद्मावत है ये कि दोहा चौपाई शैली में लिखी गई रचना है, दोहा प्लस चौपाई पूछ ली जाती है। उसके अलावा जो है दोहा चौपाई छंद में लिखा गया है ये महाकाव्य है। और भाषा आपको पता ही है अवधी भाषा रही है इस महाकाव्य की। और जो है और दोहों की संख्या की बात करें तो इसमें दोहों की संख्या हमें 653 देखने को मिलती है। एक सेकंड भाई, 653 दोहों की संख्या है। और इसके अलावा आप पद्मावत के अंतर्गत जो है नायक की बात करें तो नायक का नाम है रतन सेन। और नायिका तो आपको पता ही है पद्मावती। हर एक जो सूफी जो रचनाएं हैं उनकी नायिकाओं के नाम के आधार पर ही नाम दिया गया। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, एक सेकंड थोड़ा छोटा कर लेती हूँ। आई थिंक आपको दिखाई दे रहा होगा। और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को आप लाइक करते हुए चले ताकि मुझे भी नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। और परीक्षा तक आपको इसी प्रकार से विद सॉल्यूशन के साथ PYQ को आपको या इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। आकाशद्वीप और पुरस्कार किस कहानीकार की रचनाएं हैं। आकाशद्वीप और पुरस्कार आप सभी को पता है जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध कहानियां रही है। जयशंकर प्रसाद जी की जितनी भी प्रसिद्ध जो नाटक और कहानियां उनके आपको नाम याद रखने हैं और साथ ही पात्र भी के नाम भी याद रखने हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कहानी आकाशदीप और पुरस्कार। इसके अलावा अन्य कहानी संग्रह भी देख लेते हैं क्योंकि कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं प्रसाद के कहानी संग्रह, जिसमें शामिल है छाया 1912 ईस्वी। उसके बाद प्रतिध्वनि, इनको सीक्वेंस से आपको याद रखना है क्योंकि क्रमानुसार भी परीक्षाओं में पूछा जाता है 1926। उसके बाद आकाशदीप का तो आपको पता ही है, आकाशदीप नामक कहानी जो है 1928 में प्रकाशित हुई। आंधी 1931। उसके बाद जो है एक है इनके इंद्रजाल, इंद्रजाल ये सभी इनके कहानी संग्रह है भाई 1936। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, इस प्रकार से आपको इनकी कहानियों के प्रकाश कहानी संग्रह के प्रकाशन वर्ष आपको याद रखनी है जयशंकर प्रसाद जी के। और साथ ही आप याद रख सकते हो इनकी पहली कहानी कौन सी है क्योंकि जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी भी पूछ ली जाती है भाई। प्रथम कहानी कौन सी मानी गई है, तो एक कहानी है ग्राम, प्रथम कहानी मानी जाती है। ये भी 1912 में प्रकाशित हुई, ये ध्यान रखना है। और कहाँ पर प्रकाशित हुई, इस पत्रिका में, इंदु पत्रिका में इसे प्रकाशित कराया गया। उसके अलावा जो है प्रथम कहानी संग्रह पूछा जाए तो जयशंकर प्रसाद का प्रथम कहानी जो है संग्रह का नाम पूछा जाए तो छाया नाम होगा। जयशंकर प्रसाद का प्रथम कहानी संग्रह छाया 1912। प्रथम कहानी पूछी जाए तो ग्राम 1912, तो ये ध्यान रखना आपको। उसके साथ ही जो है आप ये भी ध्यान रख सकते हो जो छाया नामक
जयशंकर प्रसाद का प्रथम कहानी संग्रह है। ये हिंदी का भी प्रथम कहानी संग्रह माना जाता है। हिंदी का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है, कई बार पूछ लिया जाता है। तो छाया, जो कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया। और हिंदी का प्रथम नाट्य गीति काव्य पूछा जाए तो करुणालय, जो कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं। और अंतिम कहानी भी पूछी जाती है भाई जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद जी की अंतिम कहानी की बात करें तो अंतिम कहानी होगी जयशंकर प्रसाद की। नाम रखो अंतिम कहानी का सालवती। अंतिम कहानी और किसकी बात कर रहे हैं, जयशंकर प्रसाद जी की। तो आई थिंक जो है जयशंकर प्रसाद जी से संबंधित जितने मुख्य मुख्य तथ्य थे हमने देख लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। इसके अलावा और भी अन्य कहानियां हैं भाई जयशंकर प्रसाद की, वे भी आपको याद रखनी है। जैसे कि बात करूं मैं देवदासी, ममता, पुरस्कार, छोटा जादूगर, घीशू आदि जो है इनकी काफी प्रसिद्ध कहानियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख लेते हैं भाई, एक सेकेंड। हिंदी गल्पमाला मासिक पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ। हिंदी गल्पमाला नामक जो मासिक पत्र है वो काशी से प्रकाशित कराया गया, ये आपको बताइए। आंसर आप लोगों के सामने है। तो काशी से कब प्रकाशित हुआ ये पूछ लिया जाए तो 1918 ईस्वी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस पत्र में जयशंकर प्रसाद, लीलाचंद्र जोशी और गंगा श्रीवास्तव की कहानियां छपती रही थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। जयशंकर प्रसाद, गंगा श्रीवास्तव और जो है लीलाचंद्र जोशी की कहानियां कहाँ छपती थी, किस पत्रिका में छपती थी, तो हिंदी कल्पमाला में ही छपती थी, जो कि काशी से प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं भाई, किस प्रकार के निबंधों में समाज शैली प्रयुक्त है। तो किस प्रकार के निबंधों में हमें समाज शैली मिलती है, वो है विचारात्मक जो है निबंधों में हमें समाज शैली देखने को मिलती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये समाज शैली होती क्या है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस शैली में निबंधकार कम से कम समय में शब्दों में निबंधकार जो है कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विषय का प्रतिपादन करता है। और साथ ही जो है ये शैली गंभीर विषयों के लिए प्रयोग की जाती है। तो अगर विशेषता पूछी जाए तो आप बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, अवधी भाषा को किस अन्य नाम से जाना जाता है। अवधी भाषा को जो है कोसली नाम से जाना जाता है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। खड़ी बोली का अन्य नाम क्या है, ब्रज भाषा का अन्य नाम क्या है। तो ये सभी प्रश्न आए हुए हैं, पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू में पूछे गए प्रश्न है ये सभी। तो आपको इन दोनों का कमेंट बॉक्स में लिख करके आंसर बताना है। खड़ी बोली का अन्य नाम, ब्रज भाषा का अन्य नाम। तो ये दोनों प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में अभी लिख करके बताने हैं। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अवधी भाषा का अन्य नाम तो आप लोगों ने देख ही लिया, कोशली है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल क्या है। तो हिंदी निबंध का जो उत्कर्ष काल माना जाता है वो माना जाता है शुक्ल काल, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ही केंद्र में रख करके जो है हिंदी निबंध का विभाजित किया गया, हिंदी निबंध के विकास क्रम को विभाजित किया गया। और सबसे पहले भारत शुक्ल से पूर्व
जो युग आया है हमारा भारतेंदु युग के नाम से भी जाना जाता है। शुक्ल पूर्व का युग भी हम कह सकते हैं। तो भारतेंदु युग का जो समय है वो 1850 से लेकर के 1900 ईस्वी तक रहा। उसके बाद और यहीं से हिंदी निबंध की शुरुआत भी मानी जाती है। उसके बाद जो है द्विवेदी युग आया। द्विवेदी युग का समय आपको पता ही है, 1900 ईस्वी से लेकर के 1920 ईस्वी तक रहा। सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन से जो है 1920 तक रहा। और शुक्ल युग जो है 1920 ईस्वी से लेकर के 1940 ईस्वी तक रहा। उसके बाद शुक्लोत्तर युग 1940 के बाद से जो है का समय जो शुक्लोत्तर युग कहलाया हमारा। इसमें काफी तरह के निबंध लिखे गए। आगे बढ़ते हैं। निबंध का उत्कर्ष काल आप लोगों ने देख लिया, शुक्ल युग रहा। इंदुमती किस विधा की रचना है? तो इंदुमती जो है एक कहानी विधा की रचना है। और किसकी कहानी है ये? कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। इंदुमती कहानी के रचनाकार कौन है? किशोरी लाल जो है, एक सेकेंड पे। इंदुमती कहानी के रचनाकार किशोरी लाल गोस्वामी है। गुप्त नहीं भी ध्यान रखना है। एक गोस्वामी किशोरी लाल गुप्त जी है और एक किशोरी लाल गोस्वामी। तो इन दोनों में आपको ध्यान रखना है। और कब प्रकाशित हुई? 1900 ईस्वी में। ये भी आपको ध्यान रखना है। और किशोरी लाल गोस्वामी की एक और अन्य कहानी काफी प्रसिद्ध है जो कि परीक्षाओं में पूछी जाती है। उसका नाम है गुलबहार। एक सेकेंड। गुलबहार नामक जो कहानी है वो कब प्रकाशित हुई? 1902 में। तो ये आपको तथ्य ध्यान रखने हैं। इस प्रश्न से संबंधित पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, किसकी कविता में छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद तीनों के लक्षण पाए जाते हैं? किसकी कविता में हमें छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद तीनों के लक्षण पाए जाते हैं? तो आंसर होगा हमारा शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह की कविताओं में जो है हमें तीनों लक्षण पाए जाते हैं, छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद। और इनकी कविताएं पूछ ली जाए शमशेर बहादुर जी की, तो इनकी रचनाओं का नाम है कुछ कविताएं। कुछ कविताएं। इसके अलावा जो है कुछ और कविताएं इन्हीं के द्वारा लिखी गई। और एक और अन्य प्रसिद्ध रचना है इनकी, चुका भी हूँ नहीं। चुका भी हूँ नहीं मैं, और इतने पास अपने पास अपने। ये सभी कविताएं शमशेर बहादुर जी की हैं। काल तुझसे बोल है मेरी। ये सभी रचनाएं जो है शमशेर बहादुर जी की है, ध्यान रखनी है। और इनकी रचना चुका भी नहीं हूं मैं पर जो है इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। और कब मिला? 1977 ईस्वी में। प्रकाशित कब हुई ये रचना? 1975 में प्रकाशित कराया गया। और 77 में जो है इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है शुद्ध कविता की खोज, जो कि 1956 की रचना है। ये रचना किसकी है? शुद्ध कविता की खोज काफी बार पूछी जाती है। रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित रचना है। इसके अलावा रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना है, काफी प्रसिद्ध रचना है, संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय ये रचना भी जो है दिनकर जी की है, जिस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिले हैं। संस्कृत के 4 अध्याय है शायद, वही नहीं, संस्कृति नहीं है, संस्कृत आई थी। संस्कृत के 4 अध्याय
तो संस्कृत के 4 अध्याय में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है और साथ ही जो है इनकी रचना पूर्ववर्षी पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हमारा रीतिबद्ध काव्य धारा का प्रमुख कवि कौन है। तो रीतिबद्ध काव्य धारा का प्रमुख कवि जो है केशवदास जी है। केशवदास जी का जन्म जो है 1555 ईस्वी। साथ ही जो है आप याद रख सकते हो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं केशवदास जी की, जिसमें शामिल है रसिक प्रिया, प्रकाशन वर्ष भी आप ध्यान रख सकते हो 1591, कवि प्रिया 1601, उसके अलावा नक्सिक इसके अलावा जो है छंदमाला, इसके अलावा और अन्य रचनाएं हैं इनकी काफी प्रसिद्ध रामचंद्रिका, एक सेकंड भाई, रामचंद्रिका जिसका प्रकाशन वर्ष है 1601, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा वीर सिंह देव चरित्र नामक भी इनके द्वारा लिखी गई रचना है। एक और काफी प्रसिद्ध है जो कि बार बार परीक्षा में पूछी जाती है विज्ञान गीता नामक जो रचना 1607 में प्रकाशित कराई। उसके अलावा जो है जहांगीर जसचंद्रिका भी काफी इम्पोर्टेंट रचनाएं रही है। तो जो इनके द्वारा रचित लगभग 9 ग्रंथों को प्रमाणिक माना गया। तो ये भी आप ध्यान रखना। और इन्होंने जो है केशवदास जी ने किसका अनुकरण किया है अपनी रचनाओं को लिखने में? संस्कृत के आचार्य भामा दंडी, क्योंकि अलंकारवादी आचार्य रहे हैं ये, और उद्भट, इन सभी का अनुकरण इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से किया है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं प्रगतिवाद काव्य की समय सीमा। प्रगतिवाद काव्य की समय सीमा की बात करें हम तो प्रगतिवाद काव्य की समय सीमा आपको पता ही है 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक मानी जाती है। जल्दी आप जो है जितने भी आधुनिक काल के अंतर्गत आने वाले हमारे जो कालखंड है उनकी समय सीमा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो भारतेंदु जी की जो है, एक सेकेंड, भारतेंदु युग की जो समय सीमा है वो कब से कब तक मानी जाती है? 1850 से 1900 ईस्वी तक। द्विवेदी युग की तो आप लोगों ने देख ही ली थी। द्विवेदी युग के 1900 से लेकर के 1920 तक। उसके बाद छायावाद आता है हमारा। छायावाद की समय सीमा 1920 से लेकर 1900 जो है 1820 से मानी जाती है भाई। 1918 झरना जो इनकी रचना आई जयशंकर प्रसाद की, उन्हीं से छायावाद की शुरुआत मानी गई है। लेकिन सर्वमान्य तौर पर बात करें तो 1920 से लेकर के 1936 तक जो है छायावाद की समय सीमा मानी जाती है। फिर आया हमारा प्रगतिवाद की जो है समय सीमा 1936 से लेकर के 1943 तक मानी जाती है। फिर आता हमारा प्रयोगवाद जो है की समय सीमा 1943 से लेकर के 1950 तक की मानी गई है। तो उसके बाद जो है नई कविता का समय आ गया था 1950 के बाद। स्टोत्री कविता 1960 के बाद, 1950 के बाद भी कविता जो है, समकालीन कविता काफी सारी जो है हमारी छोटी छोटी कविता संबंधी विधाएं निकल कर आई। और उसके बाद जो है 1960 के बाद शठोतरी कविता, और उसके बाद की जो रचनाएं आधुनिक काल के अंतर्गत आती हैं हमारी सभी रचनाएं। तो ध्यान रखना है। उसके अलावा इन सभी कालखंडों के समय सीमा के अलावा हम बात करें प्रमुख प्रगतिवादी कवियों की, कई बार जो है परीक्षाओं में पूछा जाता है निम्नलिखित में से प्रगतिवादी कवि कौन है या कौन नहीं है।
प्रमुख प्रगतिवादी कवि कौन कौन है, तो ध्यान रखना है, नाम आता है केदारनाथ अग्रवाल। सिंह नहीं है भाई, सिंह प्रयोगवाद के अंतर्गत आएगा, केदारनाथ अग्रवाल। उसके बाद नाम आएगा हमारा रामविलास शर्मा जी का। पेंसिल की बैटरी लो हो गई है भाई, दिखा नहीं जा रहा, माफी चाहूंगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम और अन्य प्रश्नों को करेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद।